हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर सोशल मूवमेंट का पार्ट 6। तो इसमें हम लोग करेंगे आज द ट्राइबल मूवमेंट्स। तो अभी तक के जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स थे वो जनरली जो उनका जो लोकेशन होता था वो ट्राइबल बेल्ट में हुआ करता था, जो कि मिडिल इंडिया मतलब जो मध्य भारत है उसमें होता था। जैसे कि संथल्स, होस, ओरियंस, मुंडास, जो कि छोटा नागपुर में थे। और संथल प्रगनास जो बोला जाता था वहाँ पे भी इनका मूवमेंट होता रहता था। तो जो 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 रीजन जो बेसिकली जो बोला जाता है, जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट करता था ट्राइबल लोगों को, वो अब कहलाने लगा झारखंड। तो झारखंड क्या है, झारखंड एक नया स्टेट बना हुआ है। और जो किससे निकला है, साउथ बिहार से निकला है। कब बना है, ईयर 2000 में बना है। तो कैसे बना है, तो उसका जो बिरसा मुंडा है, उनका जो आदिवासी लीडर था, जिसने कि जिसने बहुत पहले ब्रिटिशर्स के समय पे ही उसने ये ट्राइबल लोगों की आवाज़ उसने उठाई थी। तो ये है लीडर, LEADER। ठीक है। हाँ। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आए और वहाँ पे साउथ बिहार वाले एरिया में वो लिटरेसी फैलाने लग गए। और काफ़ी सारे जो आदिवासी थे वो लोग लिटरेट होने लग गए, उन लोग को सरकारी नौकरियाँ भी मिलने लग गई। और वहाँ पे ऐसा करते करते एक आदिवासी का ऐसा ग्रुप बन गया जो मिडिल क्लास एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल ग्रुप बन गया। और उनमें से जो थे, जो कुछ ऐसे लीडर्स निकले जिन्होंने जो उन्होंने जो अपने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी। और वो उन्होंने वो चाहे उन्होंने उसके लिए पूरी मतलब कोशिश करी। इंडिया के लेवल पे तो करी उन्होंने, फॉरेन में भी अब्रॉड जितनी भी कंट्रीज़ थी और जहाँ पे उन लोगों के सहायक और सपोर्टर्स बैठे हुए थे, उन लोगों की भी मदद लेकर उन्होंने इस बात को आगे रखा कि इन लोगों की अपनी एक स्टेट होनी चाहिए। और ऐसा था कि जो बिहार का जो साउथ पार्ट था, वहाँ वो वहाँ पे रहने वाले लोग और आदिवासी दोनों का ही एक कॉमन, उन लोगों को एक जो दुश्मनी कह सकते हैं या फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो डीकूज से थी। तो डीकूज कौन थे, डीकूज वहाँ के माइग्रेंट ट्रेडर्स थे। मतलब वो आदिवासी को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन वो लोग कहीं और से आके यहाँ पे इन लोग के इलाके में रहने लग गए थे। और इन लोग का बेसिक काम था लोगों को मनी लेंड करना, उधार में पैसा देना। और जब वो लोग पैसा नहीं दे पाते थे तो उसके बदले में ये लोग उनके पैसे और उनकी वेल्थ, उनकी जो भी ज़मीन जायदाद वो ले लेते थे। तो जो बेसिकली वहाँ पे जो माइनिंग का प्रोग्राम हो रहा था, क्योंकि माइनिंग जितना भी हुआ वो ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट में ही हुआ, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो भी लगते थे। तो क्योंकि ये जो एरिया था वो अपने आप में मिनरल रिच एरिया था, तो उसका भी जो बेनिफिट था वो डीकूज को ही जाता था। और जो आदिवासी को ऐसा महसूस होता था जैसे कि उनकी ज़मीन उनकी ही नहीं रही है। और वो आदिवासियों को ऐसे लगता था जैसे कि उन लोगों को एकदम इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, उन लोगों को एक इनजस्टिस अपने साथ हो रहा है, इसका उनको एहसास होता था। और ये जो इन लोग की जो मिली जुली इन लोग की जो परेशानी थी, इस तरीके से रूप आई कि इन्होंने कहा कि हमको एक अपनी अलग पहचान चाहिए है और एक झारखंडी आइडेंटिटी चाहिए है। और इसके लिए इन्होंने इकट्ठा मिलकर इन्होंने आवाज़ उठाई और अल्टीमेटली फिर इन लोगों की अपनी एक स्टेट बन गई जिसका नाम पड़ा झारखंड। तो अब आते हैं हम लोग द ट्राइबल मूवमेंट्स में। तो ट्राइबल मूवमेंट्स में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं जिसके लिए लीडर्स ने मूवमेंट करे जो झारखंड में, वो कौन कौन से थे। तो पहला था कि उन लोगों की जो ज़मीन थी उसको लिया जा रहा था, उसको एक्वायर करा जा रहा था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर फायरिंग रेंजेस के लिए, जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा था सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन हो रहे थे वहाँ पे। गवर्नमेंट के जो लोग आते थे, देखते थे कि वहाँ पे कैसी ज़मीन है, क्या है और उसमें क्या किया जा सकता है, तो वो चाहते थे ये सब कैंप्स बंद हो जाएं। और कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट एंड कोऑपरेटिव ड्यूज़, तो जो
ये सब क्योंकि ट्राइबल लोगों की आमदनी इतनी नहीं हो पा रही थी और लोगों को लग रहा था कि जो उन लोगों का जो इलाका है वो, और जो उन लोगों की लैंड है वो भी कोई दूसरा लेता जा रहा है, इसलिए उन लोगों को इन सब चीज़ों से भी इन लोगों को आज़ादी चाहिए थी। और उनको ये भी नहीं, वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे कि जो फॉरेस्ट का जो सामान है, फॉरेस्ट में जो चीज़ें निकलती हैं वो उसका नेशनलाइजेशन हो जाए, और वो उसके फेवर में नहीं थे। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या था ट्राइबल का जो स्थिति वो देखा जाए तो जैसे हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स बनानी शुरू करी और अलग अलग स्टेट्स बनती गई, तो वैसे ही जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था वहाँ पे भी स्टेट्स बनाने का जब हुआ, तो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों को थोड़ा इस बात में ऐसा महसूस होने लगा कि वो लोग अपने जो आसाम है उसमें उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, और उससे वो लोग अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो अपने आप में एक डिस्टिंक्ट अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते थे, अलग पहचान चाहते थे, और अपने ही तरीके से अपने इलाके को वो रूल करना चाहते थे। तो इसी 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 कारण के चलते उन लोगों में जो एक अपनी पहचान है वो मेंटेन रखने की ज़्यादा चाहत होने लग गई, और क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हम उनके जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। और और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो जो एक न्यू सिचुएशन आ गई थी जिसमें कि वो एक नए स्टेट का हिस्सा बनने जा रहे थे, तो उसमें से वो और जिसके जिसके साथ वो इतना जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, वो उसको दिखाने के लिए कि हम इसके साथ नहीं हैं, वो ऐसा होने लगा था। और जो ट्राइब्स थे वो काफ़ी समय से जो मेन स्ट्रीम जो जीवन है उससे अलग ही रहे थे, उनका जीने का तरीका भी अलग था, उनका जो विश्व को देखने का तरीका भी अलग था, उनके अपने ही सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी थे जिसमें कि बाहरी दुनिया का बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता था। तो पहले तो जो इनकी डिमांड थी वो इनकी डिमांड थी कि उनको एक अलग ही देश चाहिए है, जिसको बोलते हैं सेक्सेशनिज़्म। तो सेक्सेशनिज़्म की डिमांड थी कि हमको एक अलग ही अपना एक हिस्सा चाहिए है, लेकिन ये जो डिमांड थी फिर धीरे धीरे जो सेक्सेशिज्म जो है वो एक देश के भी डिमांड हो सकती है, कि इलाके की भी डिमांड हो सकती है। तो पहले ये इनका डिमांड था कि ये अपना अलग ही ये अपनी जो पहचान चाहते हैं जो कि इंडिया से अलग हो, लेकिन धीरे धीरे ये जो इनकी पहचान थी, जो ये डिमांड थी वो बदल गई, और अब ये चाहते थे कि हमको एक ऐसे जगह दे दी जाए जिसमें हम अपने तरीके से उसमें रूल कर सकें, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हो। तो उसमें ये लोग राजी हो गए। तो जो जो ट्राइबल मूवमेंट्स का अगर हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स जिसके कारण वो सारे के सारे ट्राइबल एक दूसरे से जुड़े रहे, वो बेसिकली ये था कि हर ट्राइबल को ये महसूस होता था कि जो वो अपनी ही ज़मीन, जो उनकी फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की ज़मीन को जो वो मानते थे, वो अपनी ही ज़मीन से वो जुदा होते जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो इश्यूज़ थे वो इकोलॉजिकल इश्यूज़ तो थे ही, उसके साथ साथ उनको लग रहा था कि बाहर वाले जो लोग आते जा रहे हैं उससे उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो चली जाती है, और जो मनी लेंडर्स जो थे उससे उन लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ भी हो रहे थे। तो इसी तरीके से ये जो इशू है वो एक इशू ना रह के वो काफ़ी सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने लग गया था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें कि ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट का हम जोड़ देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग अब आते हैं द वुमेंस मूवमेंट में। तो जो अगर 19वीं सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अर्ली 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस आ गए थे। उनमें से जो है जो विमेंस इंडिया एसोसिएशन, जिसको WIA नाम से बोला जाता है, ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस AIWC, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया NCWI, विमेन जो थे उनका जो पार्टिसिपेशन था वो आदमियों के साथ बराबर
कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने करा, चाहे वो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल क्यों ना हो, चाहे वो जो रिवोल्ट्स थे, जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे रूरल एरियाज़ में जो हो रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, वो सब कॉलोनियल पीरियड में जितने भी मूवमेंट्स हुए सब में औरतों ने पार्ट लिया। जो तेभागा मूवमेंट था बंगाल में, उसमें भी लिया, तेलंगाना मूवमेंट में भी लिया, उसी तरीके से वर्ली ट्राइबल्स रिवोल्ट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब 1947 के बाद उनका क्या हिस्सा रहा, तो जो 1947 के बाद जो है जो ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट थे वो बढ़ते रहे। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो वुमेन्स मूवमेंट जिनका कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, और वो दूसरी विमेन पार्टियों की तरह नहीं थी जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन था। और उन्होंने उनके पास एक नए इश्यूज आते रहे, और नए इश्यूज थे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो औरतों के साथ जो हिंसक घटनाएं होती थी वो, और जो औरत की आइडेंटिटी का भी जो बात उठी, जिसमें कि ये हुआ कि जो स्कूल है उसमें बच्चे के जो फॉर्म भरते हैं उसमें फादर के नाम के साथ साथ मदर का नाम भी होना चाहिए। और यहाँ तक कि अब जिस तरह से परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं और जो माहौल बदलते जा रहे हैं, और शादी के जो पैटर्न्स हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। जो कि पहले जो होता था कि जो चाहे चाहे औरत कितनी भी परेशान क्यों नहीं करी जाती थी, लेकिन वो शादी के बंधन में बंधी रहती थी। लेकिन अब क्योंकि औरतें अपना इंडिपेंडेंट हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो उनको ये समझ में आ गया है कि ऐसे नहीं कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसीलिए कई बार ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं जिसमें या तो फादर अकेले बच्चे को पाल रहा है या मदर अकेले बच्चे को पाल रही है, तो ऐसे जो पैटर्न्स हैं ये चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में। इसको देखते हुए जो पासपोर्ट है उसमें मदर या फादर किसी का भी नाम एक्सक्लूसिवली इंश्योर्ड करा जाता है, ये देखते हुए कि जो मैरिज पैटर्न्स बदल रहे हैं। ऊपर से उन्होंने ये भी डिमांड थी कि पहले जो था कि जो ज़मीन जायदाद में औरतों का हिस्सा नहीं होता था, और जो एम्प्लॉयमेंट में उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता था, और उन लोगों को बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट और डाउरी के हैरेसमेंट को झेलना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मूवमेंट्स होते रहते थे। अब वुमेन्स मूवमेंट में ये भी है कि ये जो सेकेंड फेज ऑफ जो इंडिया का वुमेन मूवमेंट था उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, मतलब किस तरीके से वो अपने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उनकी सोच क्या थी। तो जो था ये तो सब लोग समझ गए थे कि जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हैं अगर आदमी के कंपैरिजन में देखा जाए। लेकिन ये बात भी सबने मानी कि जो हर औरत एक ही तरीके की परेशानी, एक ही तरीके से डिस्क्रिमिनेशन से नहीं सफ़र कर रही थी। जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास औरत का जो परेशानी थी वो अलग थी, एक जो औरत है जो कि गांव में कोई पेजेंट का काम करती हो, या फिर किसी दलित औरत से का जो परेशानी है वो एक अपर कास्ट औरत की परेशानी से अलग थी। तो हर एक इंसान, हर एक औरत के अपने अपने जो परेशानी थी, और वो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र कर रही थी डिपेंडिंग अपॉन वो किस परिस्थिति में जी रही थी। तो वैसे ही एक जो बस इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये केस मेंशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे 1 मार्क में पूछें कि शाहजहां बेगम जो थी वो किस मूवमेंट का रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो विमेंस मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें कि उनको जो उनकी जो बेटी है उसका जो मर्डर कर दिया गया था डाउरी के लिए। तो अब जो है कि जो औरत और जो आदमी है, दोनों में ये जो आइडेंटिटी का जो जेंडर आइडेंटिटी है इसका ये रिकॉग्निशन का जो कि कौन ज़्यादा ऊपर है, ये जनरल जो रिकॉग्निशन का जो प्रॉब्लम है वो दोनों को ही सफ़र करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि औरत ही है वो अपने जेंडर के कारण सफ़र कर रही है, आदमी भी अपने जेंडर के कारण सफ़र करता है। क्योंकि ये जो आदमी है वो चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है उसमें ये माना जाता है कि आदमी बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही सक्सेसफुल होता है, और इसीलिए वो चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो उसके बावजूद भी अपने आप को वो इमोशनली वीक नहीं दिखा पाता है। तो इस तरीके से आदमी भी ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में वो भी सफ़र करता है, और औरत भी करती है। तो इसीलिए एक ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत है जिसमें कि दोनों जेंडर को जस्टिफिकेशन मिले, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, और उनको अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो जो मेन आइडिया मूवमेंट्स
का है कि सबको फ्रीडम होना चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। और जो इनजस्टिस है, चाहे वो आदमी के साथ हो रही हो, चाहे वो औरत के साथ हो रही हो, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बॉक्स 8.13। तो जो बॉक्स 8.13 में है, उसमें है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन मतलब जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था और गरीबी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो पॉलिटिकल एक्शंस थे वो अलग अलग तरीके के होने लग गए थे अपनी कंट्री में। तो पहले तो ये था कि कई केसेस में ऐसा देखा गया कि जो पार्टीज़ थी वो लोग अपने या फिर जॉइंट पार्टीज थी, वो वो दोनों ही अपने आप में जो स्ट्रगल्स थे उसको वो लोग जो मूवमेंट्स थे उसको वो स्टार्ट कर रहे थे। मतलब कि चाहे वो अकेली पार्टी हो, चाहे वो दो तीन पार्टी इकट्ठा मिलके हो, सब ऐसा इस तरीके का स्ट्रगल्स कर रहे थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक जो था वो एंटी प्राइस राइज मूवमेंट था, जो कि बॉम्बे में हुआ था, गुजरात में, जो कि लेट 60s में हुआ था, और जो अर्ली 70s में हुआ था, जिसमें कि बिहार में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये जो मूवमेंट करा था, जिसको जयप्रकाश नारायण ने इसको टोटल रिवॉल्यूशन नाम से दिया था, ये भी काफ़ी फेमस अपने आप में मूवमेंट हुआ था। तो जो इसके चलते बहुत सारे जो प्रश्न उठाए गए थे, ये जो पावर स्ट्रक्चर मतलब जिनके हाथ में कंट्री को रूल करने के लिए पावर है, उन लोगों के ऊपर, और औरतों के परेशानियों के ऊपर, और जो जो वर्क प्लेस में उनको क्या परेशानी है, या फिर फैमिली के वायलेंस उनको कितना सहना पड़ता है, या फिर वो जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कितने बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, और और बहुत सारे जो आदमी और औरत के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर इश्यूज उठे। तो इसके चलते जो 70s था उसमें बहुत सारे जो, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस वुमेन्स मूवमेंट शुरू हो गए थे। और जब मिड 70s तक बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जो एजुकेट हो गई थी, और वो सब काफ़ी उनका जो विचार थे वो जो एकदम अलग थे, रेडिकल विचार थे, और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आ गई थी, और उन्होंने काफ़ी सारे विमेन इश्यूज़ को उन्होंने उठाया था। तो काफ़ी सारी जो औरतें थीं वो सिटीज़ में भी इकट्ठा हुई थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और कई कई में उन्होंने एक कैटालिटिक रोल प्ले करा। कैटालिटिक मतलब किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे किसी भी चीज़ को तेज करने के लिए, और उन्होंने वो रोल प्ले करा, और उन्होंने दिखाया कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। और कुछ केस जो जाने माने केस हैं, वो जो मथुरा रेप केस और माया त्यागी रेप केस, और ये दोनों जो केसेस थे इसमें कस्टडी में ही जो रेप हुआ था वो भी पुलिस द्वारा करा गया था, जिसमें कि पूरे राष्ट्र में ये मूवमेंट प्रोटेस्ट करा गया था। अब आते हैं बॉक्स नंबर 8.14। तो इसमें जो है कि इसमें जो ये जो वायलेंस का जो एनालिसिस करा गया है जो कि औरतों के खिलाफ होता है, तो उसमें जो कास्ट और जो एनालिसिस है वो बाय कास्ट करा गया है, और उसमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो इंसिडेंसेस होते हैं डाउरी डेथ्स के, और या फिर जो हिंसा का जो प्रयोग होता है, वो और जो औरतों के जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने की जो कोशिश करी जाती है परिवार के द्वारा, वो ज़्यादातर डोमिनेंट अपर कास्ट में औरतों के साथ ज़्यादा हिंसा करी जाती है। और अगर दलित वुमेन में देखा जाए तो जो दलित वुमेन में है वो फैमिली द्वारा नहीं होता है, बल्कि कलेक्टिव जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो ज़्यादातर उनको धमकी देती है रेप का, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का, और उनको मारा पीटी का, और ये सब जो इनके ऊपर जो केसेस होते हैं, जो ये सब जो यातनाएं वो सहती हैं, वो जहाँ पे अपना काम करती हैं वहाँ पे होती हैं, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में उनके साथ ऐसा कर दिया जाता है। और ज़्यादातर डोमिनेंट जो अपर कास्ट है उनके जो भी होता है वो घर के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सोशोलॉजी का सिलेबस भी ख़त्म हो गया है, और सोशल मूवमेंट भी पूरा तरीके से ख़त्म हो गया है। अब आगे चल के अभी हम आपके लिए लाएंगे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लेक्चर्स, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा।
और ये जो हमारी ब्लॉग है, इसका भी आप जो लिंक है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और हम जैसे कि बच्चों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसमें नोट्स डाल दिए जाएँ, तो उसमें भी हम लोग नोट्स डालते जा रहे हैं। और अब हमने क्लास 10th के भी जो लेक्चर्स हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। अगर आपके जानकार में कोई हो जो क्लास 10th में हो, तो उनको ज़रूर रिकमेंड करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बेस्ट ऑफ लक।